हेलो मित्रों, एक बार फिर से सभी का नमस्कार। कक्षा 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2024 का जो बोर्ड पेपर आपका हुआ था, बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल पेपर है ना, वार्षिक परीक्षा का, उसका हम सल्यूशन यहाँ करने जा रहे हैं। और आज हम सल्यूशन देखेंगे टॉपर की कॉपी से, है ना, मतलब जो बोर्ड का टॉपर रहे हैं उनकी कॉपी से हम इनका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो ये अपने पास में 2024 की ऑफिशियल कॉपी है, 32 पृष्ठीय कॉपी आपको मिलेगी। और इस तरीके से ये देखिए, ये अंक यहाँ पे डले रहते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में आपने कितने अंक पाए हैं। ये आपकी कॉपी रहती है, यहाँ पे आपके मार्क्स दिए जाते हैं। ये उप परीक्षक और यहाँ पे परीक्षक के हस्ताक्षर, ठीक है ना। और अब ये देखिए, ये अपने पास में इसके आंसर शुरू हो रहे हैं। तो पहला सवाल जो आपके पास में दिया है ना, अब हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। तो पहले का आंसर इसके फलन द्वारा परिभाषित है, तो बताइए ये फलन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, है ना। ये ना तो एकेकी होगा और ना तो आच्छादक होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। अभी देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन करा दें, जिससे कि थोड़ा सा बड़े वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा आनंद आएगा करने में भी, और इसमें सोल्यूशन जो है ना, क्योंकि गणित हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न से आप बच पाएंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक सीधे 6 में आते हैं। तो ये देखो, इस बच्चे ने जो क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कितना लिजिबल लिखा है, कितना क्लियर लिखा है, चेक करने वाले को बड़ी आसानी है। ओके, और यहाँ पे इसके अंक पूरे सही हैं, तो डेफिनेटली पूरे अंक यहाँ पे मिले होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर ये 4 का क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रेशन के तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूले आपको आने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूले ही पूछे गए हैं, इसमें भी पेपर में। ये 5 है। ये देखिए मैच द कॉलम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपसे 4 नंबर में मैच द कॉलम सही जोड़ी बनाने को आपसे बोला गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 है ना, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एंड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी तैयारी रखिए कि आपको ये फॉर्मूले पूरे पूरे बन जाए जैसे इस बच्चे ने लिखे हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स 1/x स्क्वायर, ये भी आया है क्या, हाँ। तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो ये तो कोई भी बता सकता है, क्योंकि ये इन्वर्स है तो इन्वर्स में ही आंसर आएगा, तो कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो गिफ्ट के नंबर हो गए। और इसका आंसर कितना हो गया, सेक इन्वर्स एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में ये है, सिद्ध कीजिए कि फलन f123 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। एकेकी फलन भी है, अच्छा एकेकी की भी बात पूछी गई है और आच्छादक भी, मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे एकेकी और आच्छादक प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपके पास में देखिए ये फलन दिया गया है, इसमें जो संबंध दिया गया है आपको 1 2 3, अच्छा इसमें अथवा वाला किया बच्चे ने। तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये एक संबंध दिया गया है, और क्या कह रहा है कि प्रदत्त संबंध सम्मित है, किंतु ना तो सतुल्य है और ना तो संक्रामक है। सम्मित शो करना है और सतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये शो करना है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने संबंध लिख लिया, अब इसके बाद में इन्होंने रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है बेटा स्वतुल्य, समझ गए ना। तो इन्होंने कहा है कि देखिए एक का संबंध एक से उपस्थित नहीं है रिलेशन में, आर में देखिए 1,1 उपस्थित नहीं है, 2,2 भी उपस्थित नहीं है, 3,3 भी उपस्थित नहीं है। और चूंकि a, अगर उपस्थित ना हो, है ना, यहाँ पे उपस्थित नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, राइट। तो ये एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे पार्ट की ओर। सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो अगर 1,2 का संबंध आर के अंदर है तो 2,1 भी बैठा हुआ है, 2,3 बैठा हुआ है तो 3,2 भी बैठा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन किससे है, ए से है ना। ए अगर बी से कनेक्टेड है तो बी ए से भी, तो इसलिए आर क्या होगा यहाँ पे, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक यानी कि सम्मित, है ना।
तो सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, बस टर्मिनोलॉजी जिसको ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक संबंध देखिए तो आर टू बी ट्रांजिटिव ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू आर, यानी कि ए कॉमा सी डस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो 1,2 है, 2,1 है और 1,1 भी है कि नहीं है? नहीं है। तो इसका मतलब ये यहीं पर संक्रमक फेल हो गया। अगर एक अवयव भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये फेल हो गया, क्योंकि देखिए 1,2 था, 2,1 भी था, अब ये दोनों मैच कर गए तो ये दोनों को होना चाहिए 1,1 को, तो 1,1 नहीं है, ठीक है ना। अगेन इसने प्रूफ किया कि 2,3 भी है, 3,2 भी है, मगर 2,2 संबंध में नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से a, b का रिलेशन बन रहा है, b, c का रिलेशन बन रहा है, मगर a, c का रिलेशन नहीं बन रहा है, जैसे है ना। सो इसलिए इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये संक्रमक नहीं है। तो इसलिए लिखा गया देयरफॉर, अतः ये जो संबंध दिया गया है सिमेट्रिक तो है मगर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है, सममित तो है, मगर ये स्वतुल्य नहीं है और संक्रमक नहीं है। राइट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया इस बच्चे ने, है ना। देखिए 2 मार्क्स का सवाल है, मगर लिखने का तरीका देखिए आप। अब बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे सर हम इतना बड़ा क्यों लिखें, है ना सर 2 मार्क्स में कितना लिखना पड़ेगा। ये भी स्टूडेंट है ना, इसने कितना प्यारा लिखा है। सो बेटा ये जीनियस, रियल जीनियस स्टूडेंट, ऐसे बच्चों को सलाम करते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए tan इनवर्स वाला है। कौन सा किया है बच्चे ने? पहला पार्ट ही किया है। तो प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो LHS RHS लेकर के प्रूफ करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हमको प्रूफ करके लेके आना है। इन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब क्या ले लिया बेटा? RHS ले लिया। अब x की वैल्यू क्या डाल दी है? tan स्क्वायर थीटा। हाँ, एसक्यूएल tan स्क्वायर थीटा। मैंने आपको एक चोरी भी बताई थी कि कभी बेटा समझ में ना आया करे, तो tan इनवर्स रूट एक्स को आप थीटा ले लो, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा? रूट एक्स। तो स्क्वायर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए चोरी कर ली आपने, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट बनता तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स रूट एक्स। ये देखिए अल्टीमेटली आप यहाँ पे पहुँच गए। तो आपको कुल मिला के x की जगह क्या पुट करना है? tan स्क्वायर थीटा। x की जगह क्या पुट करना है? tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए x की जगह tan स्क्वायर थीटा हम पुट करते हैं। तो x की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट किया तो ये रिलेशन आ गया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? cos 2 थीटा, और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 2 थीटा। सो थीटा आ गया इक्वल्स टू tan इनवर्स x। बोलिए क्लियर है बच्चों? तो ये भी मिल गए बच्चे को 2 में से 2 मार्क्स, कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, पूरे मार्क्स यहाँ पे बच्चे को मिले हुए हैं। राइट? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बच्चे को बन जाना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं है, सीधे कंपेरिजन करिए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत पूर्ण बात इस बच्चे ने लिखी है। इफ़ 2 मैट्राइसेस आर इक्वल, अगर 2 मैट्राइसेस बराबर होते हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, इसलिए उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अतः दोनों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, भाई दिल जीत लिया भाई साहब इसने इस लाइन लिख करके। ये देखिए ये बिल्कुल सही। एंड देन इसके बाद भाई साहब ये देखिए ये तीनों इक्वेशन बना करके x का मान, z का मान और y का मान, ठीक है ना, और t का मान। और इतना ही नहीं, लास्ट में आने के बाद सारे मान कंक्लूड करके भी लिखे हैं कि टीचर अपनी आंसर शीट से फटाफट मान मिला सके। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? तो देखिए आप ये जो है इस तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स का मान याद करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, देन फाइंड डी बाई डी एक्स। बच्चा ब्लैक पेन से लिख रहा है, उसके पास क्वेश्चन भी लिखने का टाइम है, मतलब हाईली कॉन्फिडेंट बच्चा है कि मैं इतना, मेरे पास स्पीड है कि मैं इस पेपर को बड़े आराम से कर दूंगा। समझ गए? क्वेश्चन लिखने का कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के पास है तो ये भाई तभी आता है जब उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये कर दिया भाई, सीधे लाइन लिख दी। देन इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, और इसके बाद दोनों को तोड़ा। आहा क्या बात है भाई, दोनों को तोड़ करके लिखा है डी एक्स बाई डी एक्स। इतनी लाइन तो हम कभी नहीं लिखते हमारे बच्चे। साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स आ गया, फिर डी बाई डी एक्स को रोक लिया और 2 यहाँ से चला गया कॉस एक्स माइनस 2/3। मतलब यार एक एक स्टेप पढ़ा दिया इस बच्चे ने, तो पढ़ा दिया, लिटरली पढ़ा दिया यहाँ पर तो इस बच्चे ने, टीचर को ही पढ़ा दिया, चेक करने वाले को, कि देख लो एक एक लाइन। क्यों भाई साहब, है ना। और हम सीधे
सीधे देखते हैं x का डिफरेंशिएशन, सीधे 2 1 जा 2, ये सीधे स्किप मारते हैं यहाँ से सीधे स्किप मारते हैं और कहाँ पे गिरते हैं, ये अगली वाली लाइन पे। कहाँ से मार्क्स मिलेंगे, ये देखिए सीधे यहाँ से आते हैं 2, ये भी नहीं आते, सीधे इस पे आते हैं 2 1 जा 2, राइट, आते हैं कि नहीं आते तो इसलिए भाई मार्क्स पाने के लिए ये करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि आर एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 द्वारा प्रदत्त फलन वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग शो करना है। तो ये फंक्शन लिख लिया, इसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, फिर से बांट दिया इस बच्चे ने, अच्छी आदत। फिर 3 बाहर, x का हो गया 1 प्लस 0 और ये 3 आ गया। आपको पता है जब भी फलन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ये इंक्रीजिंग या वर्धमान, क्या हो जाएगा, ये वर्धमान। सो देयरफॉर हेंस यानी अर्थात एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 क्या है, इंक्रीजिंग है आर में। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आर में कैसा है, वर्धमान है। डन। चलिए और यहाँ पे देखिए लॉजिक भी लिखा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डी बाई डी एक्स का कितना हो गया 1। जिन मर्च काटने की भी चेष्टा हो टीचर महोदय की तो ना काट पाए कि भाई कहाँ से लिख दिया, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक ना। अगर इस स्टेप में इन्होंने यहाँ पे ये नहीं कर पाए 3 बाहर करके डी बाई डी एक्स, तो उन्होंने लिख दिया है, बहुत अच्छी आदत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा पार्ट किया है, पहला ही पार्ट किया है, सेकेंड पार्ट। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, मतलब बेटा डी आर बाई डी टी का मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब आपको निकालना है डी ए बाई डी टी, कब, जब त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। आइए कैसे निकालते हैं, देखिए। तो यहाँ पर आपके पास में दिया गया है, गिवन दैट दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो है बढ़ रही है, तो डी आर बाई डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। गिवन रेडियस 20 पे निकालना है। एरिया ऑफ द सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। पाई कांस्टेंट है, डी बाई डी टी अप्लाई होगा आर स्क्वायर के ऊपर। अब डी बाई डी टी यहाँ पे आर स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा, तो लिखा है बाई यूजिंग चेन रूल, बाई यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पर एक लाइन थोड़ी सी मिस करी है इस बच्चे ने, तो वो क्या मिस करी है मैं आपको बता देता हूँ। डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, पाई तो बाहर है, आर स्क्वायर को देख करके बुलावा जाएगा किसको, डी बाई डी आर को, आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी आर बाई डी टी। अब डी बाई डी आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा बेटा 2r, कितना हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे इस बच्चे ने मिस करी है, कही जा सकती है, हालांकि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, फिर भी डी आर बाई डी टी। नाउ ये आ गया, सॉल्व करके डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, ओके, एंड डी ए बाई डी टी इक्वल टू 120 पाई, और आर की वैल्यू 20 भी पुट कर दी गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट लिखना ना भूलिएगा, देखिए एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और उसके बाद हेंस रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ अ सर्किल इज 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से जो क्षेत्रफल के बढ़ने का रेट है वो 120 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन का। एक्स ई की पावर x का समाकलन करना है, तो बहुत ही सरल सवाल। फंक्शन दिया गया है x e की पावर x, है ना। आप इस फंक्शन को i ले लिया करिए क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ पर बच्चे से गलती हुई है, इसे फंक्शन नहीं कहा जा सकता, इसे i कहा जा सकता है, क्योंकि फंक्शन तो अंदर बैठता है हमेशा, राइट। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है एफ एक्स डी एक्स, तो फंक्शन बेटा ये वाला पार्ट होता है। इस टोटल को बोलते हैं इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। सो इसको आई मानना चाहिए, खैर। सो ये हो गया, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। एक कुछ बच्चा भूल गया है यहाँ पर, क्या भूल गया है, होल इंटीग्रेशन, राइट। क्लियर की नोट क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने कुछ भूला है, होल इंटीग्रेशन तो भूल ही गया बच्चे ने, भूल गया ना, बिल्कुल भूल गया है। और यहाँ पे हालांकि लिख दिया गया है, देखिए ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स ही होगा, देन अगेन डी एक्स आ गया। तो भाई ये डी एक्स कौन सा वाला आ गया, ये ब्रैकेट के बाहर वाला आया है, ठीक है ना। मगर टीचर हाईली कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि बच्चे ने शुरुआत में ही धुआंधार बैटिंग करके यहाँ पर विश्वास जीत लिया है टीचर का, इसलिए टीचर की पेन सीधे सीधे सटासट चल रही है इस तरीके से। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। तो देखिए बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंस से की जाती हैं, इसलिए पहले कहा जाता है कि पहले जो क्वेश्चन सबसे अच्छा बन रहा हो पहले आप उसको कर डालिए, ठीक है ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस, ये देखिए क्लियर। जैसे ही आपके पूरे ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं ना तो टीचर को एक गजब कॉन्फिडेंस आ जाता है,
पूरे आपने ऑब्जेक्टिव सही कर मारे हैं। तो पूरे आपने जैसे ही ऑब्जेक्टिव आपने पूरे सही करे हैं, मतलब 6 हर जगह आपको 6 मिल चुका है। ये देखिए 6/6 आपको हर जगह मिल चुके हैं, 6 में से 6। तो आपने एक गजब कॉन्फिडेंस बना लिया टीचर के ऊपर कि मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूँ, मैं बहुत है ना पढ़ने वाला बच्चा हूँ, इस तरीके से। तो चलिए अपने काम पे वापस आ जाते हैं। यहाँ तक आ गए थे, यहाँ हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 12 के बाद 13, 2 पार्ट है भाई साहब इसमें। कौन सा पार्ट किया है? दूसरा पार्ट किया बच्चे ने। फर्स्ट वाला ये, अच्छा फर्स्ट वाला। सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि a और b लंबवत हैं। a और b क्या है? लंबवत, परपेंडिकुलर हैं। और दिया गया है कि a और b दोनों जीरो के बराबर नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना है। बच्चे ने ये लिख दिया, गिवन दैट, है ना, टू प्रूव आपको ये करके लाना है। इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, यदि a और b लंबवत हैं। ठीक, चलिए। तो क्या ले लिया भाई? LHS ले लिया। क्या ले लिया? LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करेंगे a का पहले a के साथ, बट a डॉट a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b, a डॉट a। बेटा किसी सदिश गुणनफल, सदिश का जो समान गुणन होता है वो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो मॉड a का स्क्वायर, फिर a डॉट b, b डॉट a और मॉड b का स्क्वायर। राइट, ये हो चुका है अपने पास में। सो अब बच्चों यहाँ पर, यहाँ तक तो आप आ चुके हैं। इक्वेटिंग RHS एंड LHS। ओके, प्रूफ क्या करना है? हाँ, यदि और केवल यदि a डॉट b लंबवत है। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसने अब LHS को RHS से इक्वल दिखा दिया। LHS को किससे दिखा दिया? RHS के इक्वल। तो ये देखिए, ये अपना LHS है और गिवन है कि LHS इक्वल टू RHS है। अच्छा, आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। या तो इससे ये प्रूव कर दो, है ना, यदि और केवल यदि a डॉट b लंबवत है। तो इसने मालूम क्या प्रूव कर दिया बच्चे ने? इसने ये प्रूव कर दिया कि ये तभी सही है जब ये लंबवत है। और हम क्या प्रूव कर सकते थे कि अगर ये लंबवत है तो ये आ जाएगा। तो दोनों बातें यहाँ पे प्रूव हो सकती हैं। तो इस बच्चे ने ये प्रूव कर दिया है कि यदि और केवल यदि ये लंबवत है, जबकि सिद्ध ये वाला पार्ट करना था, मगर कब? जब ये लंबवत है। तो ये लेकर के क्या आने वाला है बच्चा? a डॉट b बराबर 0, यानी cos थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री? 90 डिग्री। राइट, तो ये भी गलत नहीं कहा जा सकता है ना। तो ये भी गलत नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इन्होंने LHS निकाल लिया। अब LHS RHS के इक्वल है। RHS कितना दिया है? ये दिया है। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, मॉड b स्क्वायर से मॉड b स्क्वायर कैंसिल। लो भाई साहब ने तो माइनस कर दिया, क्या बात है। सो a डॉट b प्लस b डॉट a, बेटा सब कुछ कैंसिल हो गया, तो इधर पे क्या बचेगा? 0। अब a डॉट b डॉट a, आपको पता है कि a डॉट b डॉट a दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव रूल अप्लाई होता है, क्रम विनिमय नियम। a डॉट b और b डॉट a दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो बेटा जब दोनों इक्वल हैं तो हम 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b इक्वल टू कितना कर लें? 0। राइट, और 2 टाइम्स a डॉट b इक्वल टू 0, यानी a डॉट b इक्वल टू 0, a b cos थीटा इक्वल टू 0, यानी cos थीटा 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितनी डिग्री? 90 डिग्री। तो आ चुका है अपने पास प्रूफ कि ये इक्वल टू ये तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर क्या हों? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे। तो a डॉट b आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर आ चुके हैं। क्लियर हो जाता है ना। ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, आई सदिश आई कैप जे कैप के कैप और इतना आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, दो सदिश आपको दिए गए हैं, इनके बीच का कोण निकालना है। तो शायद यही करना चाहिए इनको, बिल्कुल यही किया गया है। तो दो सदिश दिए गए हैं, अब इनके बीच के कोण का फॉर्मूला ये होता है जो लिखा हुआ है, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो पहले दोनों सदिशों को तैयार कर लिया गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया गया, और दोनों के बाद इसके दोनों के मॉड हैं और डिवाइड कर दिया गया। तो मॉड 14 हो गया, कितना? 14 हो गया है। और यहाँ पे आ गया 5/7। आंसर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। क्लियर है? कोई दिक्कत है बच्चों? तो ये हो गया अपने पास में थीटा की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाँ, एक बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतना है, मतलब ये क्या दिया गया है? सदिश a, और वह सदिश इसकी दिशा में जाने वाले सदिश का रेखा का सदिश रूप में समीकरण। ओहो, कितना सरल सवाल। a और b सीधे सीधे दे दिया गया है। तो ये देखिए दो सदिश दिए गए हैं, वेक्टर a और वेक्टर b। आपको पता है कि जो सदिश बिंदु a से जाता है और b के समानांतर है, उसका सदिश समीकरण होता है r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो a प्लस लैम्डा वेक्टर b। उत्तर आ गया भाई साहब पूरे 2 में से 2 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेपर भी बहुत सरल आता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे नहीं किया है, 17 किया। तो पहले हम 17 देख लेते हैं। 17 का सेकेंड पार्ट, अवकल समीकरण dy by dx प्लस y by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ जी,
पहला पार्टी किया गया है। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है, व्यापक हल। व्यापक हल मतलब जो सी के पदों में आता है। तो गिव दिया समीकरण लिख लिया। अब कह रहा कंपेयर करने पर, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, मतलब मानक रूप से तुलना करने पर। तो बेटा ये किस मानक रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के मानक रूप में, मतलब रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। तो बेटा p और q की तुलना कर ली तो p बराबर 1/x है और q इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। अब इसका आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक इक्वल टू e की पावर p dx, जिसको निकाला 1/x dx, तो e की पावर log x। e से log क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। अब नाउ, अब इसका जो हल दिया जाता है वो दिया जाता है y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q और आई एफ डी एक्स प्लस सी लिखना चाहिए भाई साहब को, बाद में लिख दिया है, ठीक ना। तो y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है, x निकला है, इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास में, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है ना, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और x, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स क्यूब, और यहाँ पे प्लस c, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x इंटू वाई, लेफ्ट में एक्स वाई इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1 यानी 4/4 प्लस सी, कुल मिला के आपका आंसर आ गया एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ये आपके अवकल समीकरण का हल है। क्लियर, दिए गए अवकल समीकरण का हल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 समाकलन का उपयोग करके वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई साहब तो त्रिज्या ए है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। देखिए, तो सबसे पहले फलन बना लीजिए। आपको पता है कि कभी भी कोई क्षेत्रफल निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वाई डी एक्स, क्योंकि वाई क्या होता है, एफ एक्स होता है, वाई क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले वाई का मान निकाल लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ पर बना लिया आपका वृत्त का चित्र। तो एक्स त्रिज्या ए है, तो ये पॉइंट ए कॉमा जीरो, ये 0 कॉमा ए माइनस ए कॉमा जीरो, और ये 0 कॉमा माइनस ए, राइट। अब यहाँ पर जो x की लिमिट है, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर के a तक चलना है आपको, राइट, 0 से लेकर के a तक। तो 0 से लेके a तक आप चलेंगे तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल, अगर एक भाग का आप एरिया निकाल देंगे तो इसमें 4 भाग का गुणा कर दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, मतलब इसको 4 बार आप यदि इसका 4 बार एरिया कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। क्यों, सिंस सर्कल इज सिमेट्रिक, क्योंकि सर्कल जो होता है सममित होता है, तो जितना एक भाग का एरिया देगा उतना दूसरे का, उतना तीसरे का, उतना चौथे का। चलिए, सो एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पार्ट का एरिया कितना होगा बेटा, इस पार्ट का एरिया होगा लिमिट 0 से लेके ए, और इस फंक्शन का y, फलन का y और dx, तो y की वैल्यू कितनी आई है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए फॉर्मूला रख दीजिए बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 से लेके ए। एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट रखिए, अपर लिमिट की वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, लोअर लिमिट सॉल्व कर लीजिए, तो सब कुछ 0 हो गया, 0, और केवल आगे का क्या बच गया बेटा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, 4 से 2 2 4 कैंसिल, आंसर पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, राइट। क्लियर, तो आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओहो, लीनियर प्रोग्रामिंग, कौन से व्यवरोध दिए गए हैं, पहला ही व्यवरोध सॉल्व कर दिया, x प्लस वाई 4x प्लस वाई वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। ये अवरोध दिया गया है, पहला x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, दूसरा अवरोध दिया है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 90, और ये तो कंपलसरी होते ही हैं, और z इक्वल टू 4x प्लस वाई का आपको मान ज्ञात करना है, z इक्वल टू 4x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। चलिए देखिए, तो इसको कैसे हल करेंगे अपने पास में, तो पहले z का मान रख लिया जो व्यवरोध है, ये पहली असमीका, ये दूसरी असमीका, ये तीसरी असमीका। अब कह रहा है कि इन असमीका को हम कंस्ट्रेंट्स को करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स विल बी, अब इनको हम हल करेंगे और इनके कट पॉइंट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कट पॉइंट निकाल लिए गए हैं और इसके साथ ही साथ इसको पहले तो प्लॉट किया गया होगा। अच्छा, प्लॉट कहाँ लगाया गया बेटा, ग्राफ पेपर में। कहाँ पे लगाया गया होगा, ग्राफ पेपर में। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, देखिए ये इन लोगों ने पॉइंट निकाले, x प्लस वाई इक्वल टू 50 में x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 50 है ना, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू x इक्वल टू 20, 20 प्लस वाई 50, तो y की वैल्यू 30 आ गई, मतलब 2 पॉइंट आ गए आपके, एक 20 30
और एक 30-20। तो बेटा ये आपका इशू है, आप चाहे जैसे निकालो पॉइंट, है ना। ये 20-30 पे निकाल रहे हैं, इनकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये प्लॉट कर लिया, दूसरे ग्राफ को भी इस तरीके से प्लॉट कर लिया। अब बेटा इसका जो प्लॉट है ना, अब देखिए रीजन कहाँ जाएगा, तो x प्लस वाई लेस देन 50 है, तो 0 0 डालने पर 0 लेस देन 50 आ रहा है, मतलब ट्रू है, मतलब अंदर की तरफ शेड करेगा ये, वही जो मैंने बताया था, टूवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की तरफ, ठीक है ना। और ये वाला देखिए, ये वाला भी कहाँ जाएगा, ओरिजिन की तरफ। अब इसका ग्राफ कहाँ लगा होगा बेटा, इसका ग्राफ पीछे लगाया होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ग्राफ लगा, ये लगा हुआ है, देखिए ग्राफ एकदम एंड में लगाया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये देखिए दोनों रीजन आपने बनाए हुए हैं, तो दोनों रीजन आपने बनाए हुए हैं, तो बच्चों दोनों ग्राफ बना करके इनका कट पॉइंट फाइनली निकाल लिया गया है, और इनकी ग्राफिकल पॉइंट्स, एक कट पॉइंट ये आ चुका है, एक ये आ चुका है, और एक ये आ चुका है, ठीक है ना। ये अपने पास आ चुके हैं, ये अपना शेडेड रीजन फाइनली आ चुका है। और इसके शेडेड रीजन करने के बाद में क्या करेंगे, इनकी हम कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, और वही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली 20, 30, 0 था, ये 60, 0 बच्चे ने लिख दिया, जबकि लिखना था क्या, 0, 60, क्योंकि ग्राफ में 0, 60 ऊपर वाई एक्सेस में आ रहा होगा। देखिए आप, ये देखिए 0, 60 कहाँ पे आ रहा है, ओ 60, 0 ही तो आ रहा है भाई साहब। तो फिर क्या गलती हो गई है, कुछ गलत हो गया क्या, ओ 50, 0 था, क्या था ये बेटा, 50, 0 शायद रहा होगा। हाँ ये 30 है, ये 40 है, देखो यहाँ से 2 कदम पे 30 आ रहा है, तो आई थिंक ये 50, 0 रहा होगा, है ना। इस वजह से ये गलती हो गई है, तो वैल्यू गलत आई होगी, बिल्कुल सही, वैल्यू गलत ही आएगी, क्यों नहीं आएगी वैल्यू गलत, जब आपने पॉइंट ही गलत डाले हैं। तो ये देखिए आपने, हाँ ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 50 पे कट कर रहा है, राइट, किस पे कट कर रहा है, 50 पे। तो ये बेटा इस तरीके से ये फाइनल इसका आंसर हो गया। चलिए, तो इतना अभी आप लोग करेंगे।